ये भाजपा के साथ जितने सहयोगी हैं, नाम मात्र के सहयोगी हैं, किसी राज्य में भी ढंग की उनकी प्रेजेंस नहीं है। इंडिया अलायंस तब तक अधूरा है जब तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं क्लियर होती, और बहुत राजनीतिक समझ इतनी सबकी है कि उत्तर प्रदेश का अलायंस तब तक नहीं पूरा होता जब तक बीएसपी नहीं शामिल होती। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रहे हैं राजपथ। आज मैं दिल्ली के हौज खास में हूँ और मेरे साथ यहाँ पर मेरे बहुत अजीज दोस्त बोलता हिंदुस्तान के पत्रकार समर राज। आप अमूमन इनको देखते हैं सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। एक बुलंद आवाज़ है, एक बड़ा चेहरा है। इनसे आज हम मिले हैं यहाँ पर हौज खास में और बात करने वाले हैं देश की जो राजनीतिक सिनेरियो इस देश में बन रहा है और जो पक्ष और विपक्ष की भूमिका बन रही है, गठबंधन की भूमिका बन रही है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो अभी पिछले दिनों एक घटना हुई 10 दिसंबर को बसपा में, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना उत्तराधिकारी जो है आकाश आनंद को बनाया, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा समर भाई आपसे कि 4 राज्यों के नतीजे जो है, जो एक अनुमान पूरे देश में लगाया जा रहा था, एक तरीके से जो अल्टरनेट मीडिया जिसको कहते हैं, यूट्यूब का मीडिया जो है, उनके सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। और मध्य प्रदेश में जो इनकम्बेंसी बोलते हैं वो फेल हो गई। राजस्थान में अशोक गहलोत फैक्टर बताया जा रहा था, वो फेल हो गया। भूपेश बघेल फैक्टर छत्तीसगढ़ में बताया जा रहा था, वो धरा का धरा रह गया। तो ऐसा क्या हुआ कि वापस ये भाजपा का इतना बड़ा कमबैक हुआ, और वो भी 2024 के चुनाव से पहले? 2024 के चुनाव के पहले ये जो नतीजे आए हैं, ऐसे ही 2019 के चुनाव के पहले जब नतीजे आए तो उसके आधार पर कहा जा रहा था कि ये सेमीफाइनल होता है सत्ता का, जो झूठ बात है, क्योंकि इन राज्यों के चुनाव और वोटिंग पैटर्न से सत्ता का मिजाज नहीं समझ में आता है। वजह ये है कि पहली बात तो लोकसभा सीटों की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं है कि 5 राज्य कहने के लिए आप कह दे रहे हैं, लेकिन लोकसभा सीटें आप जोड़ेंगे तो 100 के आसपास ही पड़ती हैं। दूसरी बात कि इसे जिस रूप में दिखाया जाता है, एक तरह का वोटिंग पैटर्न मध्य प्रदेश राजस्थान में जो आबादी है उसकी एक तरह का मिजाज है, हमेशा भाजपा और कांग्रेस के बीच खेलते रहते हैं, तो कोई बहुत करिश्माई वहाँ पे बदलाव नहीं होता। छत्तीसगढ़ में भी लगभग यही चीज़ हो रही है। तेलंगाना में एक अलग माहौल था, और मिजोरम से बहुत, क्योंकि सीटों की संख्या लोकसभा के हिसाब से नहीं है, इसलिए उसके आधार पर नहीं कहा जा रहा था जी। लेकिन इनके नतीजे क्या आए, इतने दिनों में बहुत चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं सिर्फ एक कमेंट करना चाहूँगा कि जो 5 राज्यों के नतीजे आए, इसमें भाजपा कुछ हारी कुछ जीती, कांग्रेस बहुत कुछ हारी कुछ जीती, लेकिन सबसे ज्यादा हारी इस देश का अल्टरनेट मीडिया, यूट्यूबर्स की जमात। उसने जो कुछ क्रेडिबिलिटी बना रखी थी, ऐसे दांव पे लगा दिया था सब कुछ, मानो कि गारंटी दे रही हो। गहलोत की गारंटी पता नहीं असरदार थी कि नहीं, मोदी की गारंटी असरदार थी कि नहीं, यूट्यूबरों के आवाज में दावे जो थे वो गारंटी से ज्यादा असरदार लग रहे थे। ऐसे लग रहा था कि ये कंटेंट क्रिएटर्स व्यक्तिगत चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ले ली है कि नहीं, हर हाल में वहां बघेल आ रहे हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत रही है, राजस्थान में गहलोत दोहरा रहे हैं। इससे समस्या ये हो गई कि राजनीति में चलो 19-20 भाजपा कांग्रेस चलता रहता है, मीडिया में एक तरफा जिस तरह का अखबार और टीवी ने स्टैंड लिया था, उसके एक विकल्प के रूप में उभरा था अल्टरनेट यूट्यूबर्स का मीडिया। लेकिन उन्होंने न जाने किस लालच, किस दबाव या किस इमेच्योरिटी की वजह से इस तरह के प्रेडिक्शन कर दिए, इस तरह के प्रेडिक्शन, और इतने खुलकर स्टैंड ले लिए कि वहां से सबसे बड़ा नुकसान हो गया। तो मीडिया के एंगल, मैं पत्रकार हूं तो उस एंगल से बता रहा हूं कि सबसे बड़ा नुकसान इसमें इसी चीज का हुआ है, क्रेडिबिलिटी का, मीडिया की क्रेडिबिलिटी का, जो वैकल्पिक मीडिया का। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया पहले क्रेडिबिलिटी खो चुका है। अब ये वाला जो अल्टरनेट मीडिया था, उसने भी दिखा दिया कि क्या हुआ क्या नहीं। तो आगे फिर जो व्यूअर है, जो लोग है, जो दर्शक है, जो देखते हैं, वो विश्वास के लिए क्या देखें? नहीं, देखिए, देखने का, जैसे सबसे कम विश्वास करते हैं टीवी मीडिया पे, लेकिन सबसे ज्यादा टीवी देखते हैं। उसके बाद सबसे कम भरोसा करते हैं अखबारों पर, लेकिन अखबार लेते हैं। एक पढ़ने की भी आदत है, अलमारी में बिछाने, नैपकिन फेंकने, नैपकिन के तौर पे यूज करने, और तमाम पोछे के काम के लिए भी अखबार लेते हैं जी। तो उपयोगिता होती। तीसरा, एक आदत का मामला है, तो डिजिटल मीडिया के भी इंटरव्यू और वीडियोज लोग देखेंगे, रिपोर्ट देखेंगे। ऐसा नहीं है कि क्रेडिबिलिटी घट रही तो देखेंगे नहीं, संख्या बढ़ती जाएगी, व्यूवरशिप बढ़ती जाएगी, बाजार बढ़ता जाएगा। बस समस्या ये है कि उनको वो जो क्रेडिबल न्यूज मिलती है वो नहीं मिल पाएगी। दूसरा, जिन बातों को सुन रहे हैं भरोसा नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है कि ईवीएम के खिलाफ पहले बोला जाता था तो बहुत बड़ी बेचैनी दिखती थी, अब वो एकदम ऐसी घिसी पिटी कहानी हो चुकी है। कोई भी बोल रहा है, ठीक है, व्यूवर्स देख जरूर ले रहे हैं, लेकिन एक सामाजिक रूप से कोई आंदोलन होता नहीं दिख रहा है। देख रहे हैं चुनाव के बाद, अब जो लोकसभा चुनाव को लेकर जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन था, तो चुनाव से पहले बहुत एकजुट नजर आता था मंच पे, अब खींचतान नजर आ रही है।
अखिलेश यादव कुछ अलग राग अलाप रहे हैं, कांग्रेस पहले से ही कुछ अलग जा रही है, बीएसपी पहले बोल चुकी है कि अकेला चलूंगी, लेकिन अब बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि हम उसके साथ गठबंधन करेंगे जिसका वोट ट्रांसफर हमको होगा। तो क्या लगता है कि भाजपा के खिलाफ क्या कोई मजबूत विपक्ष जो है, गठबंधन जो है बनने जा रहा है? सोचिए, भाजपा के साथ जितने सहयोगी हैं, नाम मात्र के सहयोगी हैं, किसी राज्य में भी ढंग की उनकी प्रेजेंस नहीं है। अपोजिशन का जो अलायंस है, जिसे इंडिया अलायंस कहा जा रहा है, उसमें 16-17 ऐसे दल हैं जो एक एक राज्य की सरकार या तो चलाते हैं या तो विपक्ष चलाते हैं। इतने बड़े दलों का इतना बड़ा अलायंस है, लेकिन उसके बावजूद उसका असर ना के बराबर दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि उस अलायंस की जो रीढ़ बनने के दावा करती रही कांग्रेस पार्टी, उसने डावाडोल स्थिति रखी। उसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अपने हित इतना ज्यादा दिख रहे थे कि इंडिया अलायंस से जुड़ी मीटिंग और तमाम काम आगे बढ़ाने के बजाय 1 अक्टूबर के बाद कोई ढंग की मीटिंग नहीं की। और तब 1 अक्टूबर के बाद कांग्रेस को इंडिया अलायंस की याद 3 दिसंबर को आती है, दोपहर में, जब वो चुनाव हार रहे होते हैं। तो इंडिया अलायंस के नजरिए से ये बेहतर भी हुआ, लेकिन किसी भी चीज को इस नजर से आप नहीं देख पाएंगे कि एक फायदे के लिए दूसरा नुकसान किसका क्या हुआ। विपक्षी दलों के लिए हिम्मत की बात होती अगर भारतीय जनता पार्टी को इन हिंदी बेल्ट के इन राज्यों में हरा पाए होते। अब इसमें समस्या है कि इतनी बड़े बड़े दल हैं, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, जेडीयू है, स्टालिन की पार्टी है, ममता बनर्जी हैं, अरविंद केजरीवाल भी हैं, लेकिन आप देखिए 6 दिसंबर को मीटिंग बुलाई जाती है इंडिया अलायंस की, अचानक से टॉप 10 लीडर में 7 लोग बीमार पड़ जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। तो ये अचानक से नहीं हुआ है, नवंबर के लास्ट तक ही लगभग डिसाइड हो गया था कि कांग्रेस को साइडलाइन करेंगे, उसको एक तरह से इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ताकि उसे समझ में आ जाए कि इंडिया अलायंस कांग्रेस का अलायंस नहीं है, अपोजिशन पार्टीज का अलायंस है। एक हद तक विपक्षी दल बार्गेन करने में और कांग्रेस को जमीन में लाने में सफल भी रहे। इसके एक सबूत ये है कि इंडिया अलायंस की जो 6 दिसंबर को मीटिंग हुई, उसमें आप देखेंगे किसी भी बड़ी पार्टी की टॉप लीडरशिप नहीं गई है। भले ऑफिशियल मीटिंग 17 दिसंबर को कर दी गई, लेकिन टॉप लीडरशिप नहीं गई। वहां पर सभी दलों के दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के नेता गए और वहां मीटिंग किए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और खड़गे मौजूद थे। जिससे एक चीज तो समझ में आई कि वो विपक्षी दल के लोग जिनको इतनी 1.5-2 महीने से अपमानित किया जा रहा था, उन्होंने इस 10-15 दिन में उस चीज का एक तरह बदला लेने की ठान ली। लेकिन इससे एक नुकसान ये हो रहा है कि विपक्ष के लोग, जो विपक्षी मिजाज के वोटर्स हैं, वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें वोट किस पे करना है, किस सिंबल, किस अलायंस पे करना है। तो बहुत कंफ्यूज हैं। अभी 17 दिसंबर की मीटिंग में ये तय होगा कि इस मीटिंग में ये तय होगा कि पूरा अपोजिशन अलायंस इस तरह से काम कर रहा है कि नहीं एक साथ, और उसमें भी अभी कितनी समस्याएं होंगी। लेकिन इंडिया अलायंस तब तक अधूरा है जब तक उत्तर प्रदेश की तस्वीर नहीं क्लियर होती, और बहुत राजनीतिक समझ इतनी सबकी है कि उत्तर प्रदेश का अलायंस तब तक नहीं पूरा होता जब तक बीएसपी नहीं शामिल होती। यहां तक कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सब राज्यों में एक तीसरी पार्टी की प्रेजेंस जो है वो भी बीएसपी की है। तो बीएसपी वाला जो एंगल है, उसको बीएसपी की तरह न देख करके मायावती क्या चाहती है या न देख करके ये देखा जाए कि इस देश की जरूरत क्या है, अपोजिशन पार्टियों की जरूरत क्या है। तो जरूरत ये है कि ये इंडिया अलायंस तब तक कंप्लीट ही नहीं होगा अगर इन राज्यों में, जहां बीजेपी क्लीन स्वीप करती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, और जहां पर उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर भी लगभग क्लीन स्वीप करती है, यहां मजबूत अलायंस नहीं होगा। तो उस अलायंस को सिर्फ और सिर्फ एक किताबी चीज आप मान लीजिए। तो अब बीएसपी की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 राज्यों के नतीजे अगर देखें तो वहाँ बीएसपी का जो है, उसके पिछले जो प्रदर्शन थे उससे भी खराब रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी के इससे खराब शायद ही कभी नतीजा आया हो। इसे दूसरे तरीके से लेकिन देखेंगे, इंडिया अलायंस के बाकी के 26 दलों के, जो भी 8-10 दल कहीं कहीं चुनाव लड़े, उनके जो कलेक्टिव वोट हैं उससे लगभग 2 से ढाई गुना ज्यादा वोट अकेले बीएसपी के हैं। यानी भाजपा और कांग्रेस को अगर छोड़ दिया जाए, इसे दूसरे एंगल से, इसे बीएसपी के लोग इस तरह से देख सकते हैं और उसकी अहमियत समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में 3.5% के आसपास वोट, लगभग 2% राजस्थान में, लगभग 2% छत्तीसगढ़ में, और लगभग 2% तेलंगाना में। 2% से थोड़ा कम रहे हैं सब, हाँ, ऐसे कुछ करके 1.5% के आसपास। तो समस्या ये है कि किसी और दल के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने वोट बटोर रहे हैं, खासकर एक से ज्यादा राज्य में। लेकिन एक ये चीज देखने को मिल रही कि एक ऐसा दल है जो अपने राज्य में तो ठीक ठाक वोट रहा ही है, 7-8 पिछले चुनाव देख लीजिए, 20 से 22%, 20 से लेकर 30% वोट रहा है, एक चुनाव में भी 13% वोट रहा है। दूसरा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा और तमाम जगहों पे 2 से 10% के बीच वोट हमेशा पाती रही है। तो अगर अपोजिशन में किसी को चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जहां पर हर राज्य में उसको लाखों वॉलंटियर या वोटर मिल जाए, तो एक मात्र पार्टी है। आम आदमी पार्टी इस जगह को ले सकती थी, लेकिन उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। दिल्ली, पंजाब के बाद गुजरात में दिखा, लेकिन इन चुनावों में नहीं दिखा। तो बीएसपी इसलिए नहीं अहम है कि बीएसपी के लिए क्या करना है, उसे तो 2014 में भी 0 सीट मिली थी।
बीएसपी इसलिए अहम है अपोजिशन पार्टियों के लिए कि अगर नतीजों को सीट में बदलना है तो फिर इंडिया अलायंस का जरूरी पार्ट होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा। आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो मायावती ने उत्तराधिकारी बना दिया है, आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं? क्या ये सही समय था? क्या आकाश आनंद सही व्यक्ति है? और क्या जिस समय में उनको बसपा का ये जो कमान सौंपी गई है, ये समय कैसा है और नतीजे कैसे होंगे? एक राजनीतिक दल में उस दल के ही लोग डिसाइड करें तो बेहतर होता है कि कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, कौन आगे होगा। वैसे तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रक्रिया अपनानी चाहिए, लेकिन इसमें एक समस्या आप देखिए कि ऐसे दलों में जो वंचित तबके के लोग आए होते हैं, एक लीडरशिप के इर्द गिर्द सब कुछ घूमती है, क्योंकि उनका भरोसा बहन जी के आसपास है सबका। तो अब उनके साथ समस्या होती थी, जिस चुनाव में जिसको प्रभारी बनाती थी वो वहां का नेता बन जाता था और हर वो चीज मनमानी करने लगता था जिसमें पार्टी का बिखराव होता था। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई अभी जरूरत थी, लेकिन इस वक्त की जरूरत ऐसी, चुनावी जरूरत ऐसी हो गई कि हर बार लोग कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये मालिक हैं, इस बार ये प्रभारी हैं तो ये पार्टी चला रहे हैं, इस बार वो प्रभारी, तो वो उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए उन्होंने फैसला लिया है। और उत्तराधिकारी होने का मतलब अभी पार्टी नहीं सौंप दिया, उत्तराधिकारी होने का मतलब है कि फोकस यहाँ रखो, आगे पार्टी यहाँ से संचालित होगी। इसमें सबसे ज्यादा जो अहम भूमिका है, अगर उसमें कास्टिस्ट रिमार्क ये कहलाएंगे, जब कहा जाता है कि वंशवाद का किया जा रहा है, भाई भतीजावाद किया जा रहा है, तो ये गलत इसलिए है कि गांधी परिवार से लेकर यादव परिवार से लेकर के लगभग हर परिवार आपको दिखेगा राजनीति में, तो एक दलित वंचित तबके के अगर कोई व्यक्ति आ रहे हैं और इतनी परख के बाद और आगे भी, अभी जरूरी नहीं है पार्टी दे दिया, तो अगर कर रहे हैं तो उस नैरेटिव में नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आदर्श तरीके से तो बिल्कुल होना चाहिए कि पूरे समाज के बीच में जाना चाहिए और वहां से लीडरशिप निकालनी चाहिए। लेकिन इसमें भी बसपा की दलील है कि हमने न जाने कितने सोनेलाल पटेल, ओम प्रकाश राजभर, हमने कितने रामअचल राजभर, हमने कितने लालजी वर्मा बनाए, स्वामी प्रसाद मौर्य बनाए, सब मौका पाते ही बनते ही सब लोग चले जाते हैं और दूसरे दूसरे दलों में चले जाते हैं। तो इस समाज, इस देश और खासकर इस देश की एक समस्या है कि आखिर में परिवार के लोग ही साथ खड़े मिलते हैं। अखिलेश यादव अच्छे होंगे या बुरे, लेकिन मुलायम सिंह यादव की पार्टी को भाजपा या कांग्रेस को नहीं दे देंगे, अपनी ही चलाएंगे। तो ये आदर्श नहीं है, लेकिन एक अप्रिय मगर यही प्रैक्टिकल बात है कि परिवार के लोग आखिर में कम से कम उस पार्टी को तो बचाए रखते हैं। रही बात आकाश आनंद की लीडरशिप की, तो उनके पास तो बहुत वक्त है अपने आप को साबित करने का, बहुत संवेदनशील तरीके से अपना काम करते हैं। एक चीज मैं बस नोट कर रहा था, वही देखा था कि इस देश में गोल मेज सम्मेलन पे क्या कोई जनसभाएं करता है क्या? वो अकेले नेता हैं। वो गांधी और अंबेडकर के डायलॉग पे कोई जनसभा करता है क्या इस देश में? वो अकेले नेता हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई नई लीडरशिप लाता है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, नए युवाओं को जोड़ता है, तो बहुत बढ़िया बात है। ये एक पार्टी का मामला है कि वो पार्टी अपने आप को कैसे इमर्ज करती है। जैसे वो खुद कन्फेस करते हैं महाराष्ट्र की एक जनसभा में, जनसभा क्या अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, वहां कहते हैं कि हमें 10 साल तो लगेंगे वहां पहुंचने में जहां हम 15 साल पहले थे। तो अगर ये समझ के वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। बाकी कोई भी करिश्माई बदलाव आपको दिखेगा, कोई भी अचानक से बदलाव तभी दिखेगा जब बहन जी कुछ ऐसे पॉलिटिकल डिसीजन लेंगी। हो सकता है 24 के चुनाव में लें या हो सकता है बाद में लें, क्योंकि उनके कद की लीडरशिप अभी फिलहाल विपक्ष में कहीं नहीं है। हो सकता है वोटों की संख्या, सीटों की संख्या या सरकार में प्रेजेंस कहीं और हो, लेकिन उस कद की लीडरशिप इसलिए नहीं क्योंकि देशव्यापी लीडरशिप के रूप में कोई नहीं उभरा है। कांग्रेस के साथ ये जरूर है, लेकिन कांग्रेस में एक बिखराव है क्योंकि गांधी परिवार के पास एक बहुत बड़ी राजनीतिक विरासत रही है, तो उसमें अब घटती हुई विरासत को उतना पावरफुल नहीं देखा जा सकता और खास करके भाजपा से लोग कंपेयर करने लगते हैं। तो एक वैकल्पिक आवाजों में, वैकल्पिक चेहरों में बहन जी के पास एक वो है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में आकर उभरे। जरूरी नहीं कि कोई पद की कोई गारंटी देगा, लेकिन अपने प्रदर्शन के आधार पर पद तय होते हैं। इसलिए भी उन्हें ये देखना होगा हमें कि अभी 24 के चुनाव में क्या स्टैंड लिए जाते हैं, फिर 27 के चुनाव में क्या स्टैंड लिए जाते हैं, फिर देखते हैं 29 तक क्या चीजें बचती हैं। जी, तो आज की इस सुहानी शाम में भी दिन छुप गया है और अच्छी बातचीत हुई तमाम मुद्दों को लेकर, और मतलब गहरी समझ जो हमारे सामने आई, हमारी भी नॉलेज बढ़ी। तो ऐसे ही और अतिरिक्त अधिक सेशन देखने के लिए देखते रहिए राजपथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।